नमस्कार दोस्तों। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का दूसरा चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। तो हमारे देश की जो पहचान है हमारे देश के ही लोगों से है। चाइना के लोगों की पहचान चाइना के देश के लोगों से होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे, क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांवों में, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 600 करोड़ थी। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो हमारे जो समतल मैदान है, जो प्लेन एरियाज़ है, वहाँ पे तो करीब 90% लोग रहते हैं। मतलब 10% के क्षेत्र में तो 90% लोग रहते हैं और 90% क्षेत्र में केवल 10% ही लोग रहते हैं। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो हमारे यहाँ के हिमालय जैसा क्षेत्र है, जहाँ पे हमारे थार रेगिस्तान जैसा क्षेत्र है या रेगिस्तानी वाला जो इलाका है जहाँ पे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल काम होता है, वहाँ पे लोग वाक हमारे कम रहते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या के वितरण घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं। हमारे 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारी एशिया में हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, जो 60% के लगभग हमारे यहाँ पे है। चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, जापान है, CIS है। मतलब 5-6 कंट्रीज जो ऐसी हैं जो हमारे देश में, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में है। एक राल्फ वाल्डो इमर्सन की लिखा हुआ है कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। तो ये राल्फ वाल्डो इमर्सन की लिखी हुई चीज़ थी। अब आता है जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या का घनत्व का मतलब क्या होता है कि जो उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो है उसके क्षेत्रफल से अगर डिवाइड कर दी जाए तो वह उस जनसंख्या का घनत्व आ जाता है। उदाहरण के लिए क प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है, तो जनसंख्या का घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। तो ये जनसंख्या घनत्व इस तरह से निकाला जाता है। नीचे दिए गए मानचित्र 2.2 को देखिए, जिसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। क्या आप अवलोकन कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे हैं? ये विश्व के सघन आबाद क्षेत्र हैं जिनमें प्रति वर्ग किलोमीटर 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। मतलब 1 किलोमीटर में करीब 200 व्यक्ति लोग निवास करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग है, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के भाग हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण और शीत मरुस्थल विषुवतीय रेखा के निकट उच्च वर्षा के अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम है। ये विश्व के विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति से भी कम लोग रहते हैं। तो विरल क्षेत्रों में आपने देखा कि जनसंख्या कितनी है, बहुत ही ज़्यादा विरल है। जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ तो वहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही रहते हैं और दिल्ली जैसे क्षेत्र में 11,000 से अधिक व्यक्ति हैं।
तो इन दो प्रकार के क्षेत्रों के बीच मध्यम घनत्व के क्षेत्र हैं। इनमें जनसंख्या घनत्व 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। एशिया में पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत तथा यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन ऐसे क्षेत्रों के कुछ उदाहरण हैं। अब ये चित्र 2.2 में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो थोड़ा चित्र साफ नहीं आ रहा है, जो काला चित्र है बहुत ज़्यादा, जो डार्क है वहाँ पर जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है, घनत्व है, बहुत अधिक है। वहाँ पर 200 से अधिक जनसंख्या के लगभग निवास कर रहे हैं लोग बाग। जो डॉट डॉट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे 51 से 200 व्यक्ति हैं, और जो सबसे कम जो विरल क्षेत्र है वहाँ पे 1 व्यक्ति से भी कम लोग निवास करते हैं। इसके बाद है जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक। तो मुख्य रूप से जो कारक हैं वो भौगोलिक कारक है हमारे इसमें, और भौगोलिक कारक में दिया हुआ है जल की उपलब्धता। जहाँ पे जल होगा वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी। दूसरा है भू आकृति। भू आकृति का मतलब जहाँ समतल मैदान होते हैं, जहाँ मंदिर ढाल पर रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे बहुत अधिक लोग रहते हैं। आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाके वहाँ पे विक्षिप्त बस्तियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे एक घर एक पहाड़ी पर है तो दूसरा दूसरी पहाड़ी पर होता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ इसमें जलवायु। जलवायु का मतलब होता है कि जहाँ पे अनुकूल जलवायु होगी, जहाँ पे अच्छी जलवायु होगी, वहाँ पे लोग बाग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय अति उष्ण। उष्ण का मतलब होता है अधिक, जहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ रही हो। ठंडे मरुस्थल हो जहाँ पे विषम जलवायु है तो वहाँ पर बसाव बहुत कम होती है। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है मृदाएँ। मृदाओं का मतलब होता है कि जो उपजाऊ भूमि है, जहाँ पे फसल अच्छे से हो सकती है, जहाँ पे दोमट मिट्टी वाले प्रदेश हैं, तो वहाँ पे अधिक लोग निवास करते हैं। सेकेंड इसमें आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में पहला पॉइंट दिया हुआ है खनिज। खनिज का मतलब होता है कि जो हमारे नेचुरल मिनरल्स होते हैं जहाँ पे अधिक पाए जाते हैं, वहाँ पे उद्योग धंधे अधिक लगते हैं, वहाँ पे लोगों को रोजगार अधिक मिलता है। इस कारण से लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया है नगरीकरण। नगरीकरण में जीवन यापन अच्छा होता है, लोग बाग वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, शिक्षा की अच्छी बेहतर सुविधाएँ होती है, चिकित्सा संबंधी वहाँ पर सुविधाएँ अच्छी होती हैं, तो इस कारण से लोग बाग नगरों में रहने का इच्छुक ज़्यादा होते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है इसमें औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी होगी तो वहाँ पर रोजगार के अवसर अधिक होंगे, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उससे आकर्षित होते हैं। तो इन उद्योग क्षेत्रों के आसपास लोग बाग दुकानदार भी होते हैं, बैंक कर्मी भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, अन्य सुविधाएं भी होती हैं, परिवहन भी होते हैं। तीसरा जो मेन पॉइंट दिया इसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के कारण भी लोग बाग रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के अधिक लोग हो। जिस तरह से अपने अयोध्या है, मथुरा है, और बहुत से ऐसे एरिया पे जहाँ पर धार्मिक संस्थान है, वहाँ पर लोग बाग अधिक रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय को कि किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या परिवर्तन है, अगर वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है तो वहाँ पर आर्थिक प्रगति कम होगी, सामाजिक उत्थान भी अधिक होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम से ज़्यादा होगी। अगर जनसंख्या अगर वहाँ पर अगर कम है, कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आर्थिक प्रगति अच्छी होती है, उन्नति अच्छी होती है, सामाजिक उत्थान अच्छा होता है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या भौगोलिक कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं। जनसंख्या की वृद्धि दी हुई है, जनसंख्या की वृद्धि दर है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि है। तो इसको हम देख लेते हैं कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर, यह जनसंख्या परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इसमें प्राकृतिक वृद्धि निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जन्म माइनस मृत्यु। टोटल कितने लोगों ने जन्म लिया, उस अंतराल में कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो ये कहलाती है प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में क्या आएगा, इसमें आता है कि जनसंख्या में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं और जितने लोग मर चुके हैं, साथ में अप्रवास माइनस उत्प्रवास। अप्रवास का मतलब जो इतने लोग वहाँ पर माइग्रेंट्स आए और कितने लोग वहाँ से चले गए, इनको मिला करके क्या बनता है, वास्तविक वृद्धि मिलती है। और एग्जांपल के लिए मान लो किसी एरिया में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, वहाँ पे
उस अंतराल में करीब 800 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अप्रवास हुए वहाँ पर बाहर से लोग आए हुए हैं, करीब 400 लोग आए हुए हैं। तो 400 और 200 600 हो जाते हैं, क्योंकि 1000 में 400 माइनस कर दिया तो 200 बचे, 200 को प्लस 400 600। और उसमें से उत्प्रवास करें, उत्प्रवास मतलब वहाँ से जो चले गए, और मतलब 300 लोग चले जाते तो वहाँ की जो वास्तविक वृद्धि हुई वो 300 की रहेगी। इसके बाद है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि का मतलब होता है जब वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है। तो यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। इसके बाद है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। इसके बाद है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है: जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास का मतलब होता है लोगों का आना और लोगों का जाना, दोनों इसमें चीज़ें आती हैं। अशोधित जन्म दर क्रूड बर्थ रेट को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसी गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित जन्म दर एट द रेट किसी वर्ष विशेष में जीवित बच्चे बटे में किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में जनसंख्या कितनी थी, इससे निकाला जाता है। इसी तरह से अशोधित मृत्यु दर के बारे में दिया है। इसमें किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित संख्या गुणे 1000। तो मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांगीय संरचना, सामाजिक नीति और आर्थिक विकास स्तर द्वारा प्रभावित होती है। अब आता है प्रवास। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या आकार परिवर्तित होता है। जिस तरह से सऊदी अरब में वहाँ का जो लिंग अनुपात है वहाँ 432 बताया जाता है, तो वहाँ प्रवासी बहुत लोग हैं वहाँ पर। तो प्रवासी अधिक होने के कारण वहाँ पर जो लिंग अनुपात है वही बदल गया वहाँ का। तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। तो उद्गम स्थान क्या कहलाएगा? जहाँ से लोग गए। और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, क्योंकि वहाँ से जब लोग चले जाते हैं, अगर मान लो परिवार से अगर 10 लोगों का परिवार है, उसमें से अगर कोई व्यक्ति 2 व्यक्ति चले गए तो वहाँ के घर के लोग तो 8 ही लोग बचे। और गंतव्य मान लो किसी दूसरे के घर में जाकर चले गए, मामा के, फूफा के, मतलब कि उनके घर में चले जाकर रुक गए तो उनकी जनसंख्या बढ़ गई, तो 2 लोग वहाँ पर अतिरिक्त खिलाएंगे वहाँ पर। तो उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अब आता है अप्रवास। अप्रवास मतलब प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, और उत्प्रवास कहलाता है प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, उसको उत्प्रवासी कहलाते हैं। नेक्स्ट इसमें लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं, क्योंकि लोगों को हमेशा अच्छी सुख सुविधाएं चाहिए, आर्थिक उन्नति चाहिए, सामाजिक जीवन उनका अच्छा चाहिए, एजुकेशन अच्छी चाहिए उनको, तो वो कहलाता है प्रवास। तो इसमें 2 तरह के कारक काम करते हैं। एक तो करता है प्रतिकर्ष कारक जो धकेलता है, एक दूसरा होता है अपकर्ष कारक जो अपनी ओर खींचता है। तो प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगारी, अगर मान लो इस इलाके में बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं है तो दूसरी जगह जाएगा। रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, अगर मान लो गाँव में अगर रहने की सुविधाएं अच्छी नहीं है, लोग बागों के पास पैसा अच्छा है तो दूसरी जगह जाएंगे वो। अगर उस क्षेत्र में राजनीतिक उपद्रव है, प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं वहाँ पे आती रहती हैं, महामारियाँ अगर फैली हुई हैं तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, लोगों को शांति व स्थायित्व के लिए जाते हैं दूसरी जगह तो वो आकर्षित करते हैं उसको। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्तियाँ। पृथ्वी पर जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक है। इस सागर तक पहुँचने में जनसंख्या को शताब्दियाँ लगी हैं। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। विगत कुछ वर्षों के दौरान जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। चित्र 2.3 जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, मोटे तौर पर 80 लाख। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी।
16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। जब विश्व व्यापार बढ़ने लग गया, लोगों के पास आर्थिक स्थिति अच्छी होने लग गई 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो वहाँ पर जनसंख्या हमारी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ तो विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया। उसमें क्या हुआ कि जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तो विस्फोटक वृद्धि इसलिए चालू हो गई क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी आ चुकी थी, मृत्यु दर हमारे यहाँ पे कम हो चुकी थी और जनसंख्या की वृद्धि इसी तरह से बढ़ रही थी। बॉक्स को देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की? मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया, जिसने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। इससे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। तो टेक्नोलॉजी आने से क्या हो गया? हमारे कृषि में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई, औद्योगिक क्षेत्र में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। महामारी व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दरों को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया। तो ये 2 कारण ऐसे थे जिस कारण से एक तो टेक्नोलॉजी अच्छी बढ़ी, इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर लग गई, दूसरा जो चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ जिस कारण से हमारी जनसंख्या की वृद्धि तेजी से बढ़ने लग गई। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें संसाधन प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि के बारे में दिया है कि वर्तमान में 12,000 ईस्वी के पूर्व कितना था, ईसा के जन्म के समय कितना था, अब 2000 में 1900 के बाद 2000 आ गया तो हमारी जनसंख्या अरबों में पहुँच चुकी, 6 अरबों के आसपास वहाँ पर पहुँच चुकी है। 1 अरब जो जनसंख्या थी 1830 में थी, 100 वर्ष लगे हमारे 2 अरब होने में, 1930 तक हमारी जनसंख्या 2 अरब हो चुकी थी। 3 अरब की जनसंख्या के लिए 30 वर्ष लगे, 1960 में हो चुकी थी। 4 अरब के लिए 1960 से 1975 का समय, 15 वर्ष का समय लगा। 1975 से 1987 तक 5 अरब हो चुकी थी, 4 से 5 अरब 12 वर्ष लगे इसमें, और 5 अरब से 6 अरब होने में फिर 12 वर्ष लगे। 1999 हमारी जनसंख्या 6 अरब के लगभग हो चुकी थी। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। मानव जनसंख्या प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। तो ये तालिका हम देख चुके हैं, हम लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं, और ये पुरानी बुक है। तो 2012 तक इसमें 800 करोड़ प्रक्षेपित जनसंख्या दी हुई है, तो 800 करोड़ के लगभग हम आज के आगे हम निकल चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दी 1995 से 2000 में इस तालिका में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उच्च जन्म दर है वो है लाइबेरिया में 8.2% है, सोमालिया में 4.2, यमन में 3.7, जो सऊदी अरब में 3.4 है, ओमान में 3.3। लेटविया सबसे माइनस में जा रहा है, यहाँ पर वृद्धि दर ऋणात्मक है, -1.5 है। एस्टोनिया के -1.2 है। रूस, यूक्रेन, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, स्लोवानिया, चेक गणराज्य जो रशिया की तरफ ही है वहाँ पर माइनस में ही है, वहाँ पर भी। जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, डेनमार्क यहाँ पर भी माइनस में ही, डेनमार्क में 0 है। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की दर 1.4% निम्न प्रतीत होती है तालिका 2.3 में, वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण दिया हुआ है इसमें। जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इसे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा। यदि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति और शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई हो सकती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि हुई है, विश्व की कितनी दी है। इसके बाद आता है जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। अब जनसंख्या परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि लोगों के लिए रोजगार चाहिए, खाने पीने के लिए सामान चाहिए। अगर जनसंख्या विस्फोट जिसको कहते हैं, जनसंख्या अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो और सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है हम लोगों को।
तो यही हमारे इंडिया में हो रहा है कि हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वो करीब 30% लोगों के लिए है, और जो 70% वो 30% रिसोर्सेज पे हमारे काम कर रहे हैं। तो ये जनसंख्या विस्फोट है ये। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न कर देती है। तो विकासशील में जनसंख्या तो होना चाहिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, परंतु अगर बहुत ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो वो समस्या है। तो इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी जनता का विषय यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या को पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे। कुछ तरह की बीमारी जैसे एड्स, HIV जैसी घातक महामारियाँ ने अफ्रीका और सदर राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। इससे जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। दोगुना होने की कहानी, इसमें 36 वर्ष लगेंगे। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.9% है। इस दर पर भारत की अरब जनसंख्या 36 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कुछ विकसित राष्ट्रों की अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद आता है जनांगीय संक्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को सही बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें ये बताया कि जिस तरह से हम जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी या एजुकेशन हमारी बढ़ती चली जाती है, और ज़्यादा जहाँ पे हम एजुकेशन हमारी बढ़ जाती है वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पे जन्म दर भी घट जाती है और मृत्यु दर भी वहाँ पर घट जाती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांगीय चक्र के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण, खेतीहर, जनांगीय संक्रमण, नगरीय, औद्योगिक में, और इसमें ये 3 अवस्थाएं दी हुई हैं। इन तीनों अवस्थाओं को सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, 3 अवस्थाएं दी हुई हैं इसमें। पहली अवस्था में बांग्लादेश दिया हुआ है, दूसरी अवस्था में पेरू, श्रीलंका, केन्या, और तीसरी अवस्था में कनाडा, जापान, संयुक्त अमेरिका है। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्त्यता होती है। मतलब जो फर्स्ट तुम आपकी स्टेज है, जो बहुत पहले मतलब औद्योगिक क्रांति के पहले की स्टेज थी, उस समय क्या था कि उच्च प्रजननशीलता थी, मतलब बच्चे अधिक जन्म ले रहे थे और उतने ही अधिक मर रहे थे, क्योंकि लोग महामारियों, भोजन की अनिश्चितता, आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। इसमें यह पहली अवस्था है जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। मतलब जो फर्स्ट स्टेज थी वो 200 वर्ष पूर्व की दी हुई है। उसमें लोगों की एजुकेशन अधिक नहीं थी, उस समय प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी और मोर्टेलिटी रेट भी अधिक थी वहाँ पर। तो ये फर्स्ट स्टेज है। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। ऐसा घटने का कारण क्या है? क्योंकि इस समय स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी हमारी जो दशाएं थी, स्वच्छता थी, इनमें सुधार हो चुका था। टीकाकरण हमारा यहाँ पर चालू हो चुका था। इस कारण से क्या हुआ कि प्रजननशीलता तो उच्च बनी रही, परंतु जो मृत्यु दर वो घट गई, जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि हुई। तो स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों अधिक घट जाती है। अब इसके घटने का कारण क्या है? एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ पे जो स्वच्छता है, साफ सफाई है, चिकित्सा संबंधी जो प्रगति है, ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांगीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। लास्ट टॉपिक इसका जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है।
परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़ी परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। तो जनसंख्या अगर जहाँ पर वृद्धि बहुत अधिक है जैसे हमारे देश में, तो वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण का उपाय भी हम लोगों को करना चाहिए। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। 1993 उसने बोल दिया था, माल्थस ने कहा था कि जिस तरह से जितना हमारे पास खाने के लिए लोगों खाने के लिए नहीं होगा, तो उस हिसाब से जनसंख्या इतनी वृद्धि हो जाएगी, लोग बाग भूखे मरेंगे। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो संभव ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके ये क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं इसमें। तो ये सेकंड जो 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, और अंतर स्पष्ट कीजिए और 150 शब्दों में लिखिए। तो ये क्वेश्चन जरूर करना है सभी बच्चों को। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।